8 अगस्त दिन गुरुवार, रात का वक्त, जगह कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज। ज्यादातर लोग या तो सो रहे थे या तो आधी नींद में थे, लेकिन उसी अस्पताल के एक कोने में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अस्पताल में जो डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं, आज वही डॉक्टर अपनी जान की गुहार लगाने को मजबूर थी। वो असहाय थी, लाचार थी, वो घुटती रही, तिल तिल मरती रही। वो जूझ रही थी अपनी अस्मत को बचाने के लिए, वो गिड़गिड़ा रही थी अपनी जिंदगी को बख्शने के लिए। लेकिन वो खोखार दरिंदा या शायद दरिंदे उसे नोच डालना चाहते थे। वो इंसान नहीं बल्कि हैवान थे, जिनके लिए वो लड़की कोई जीती जागती इंसान नहीं बल्कि उनकी हवस बुझाने का एक जरिया भर थी। उसने रो रो करके मदद की गुहार लगाई कि शायद कोई आएगा और उसकी जान बचाएगा, लेकिन उसकी गुहार न नीचे मौजूद इंसानों ने सुनी, न ही ऊपर बैठे भगवान ने। उस रात अस्पताल का वो सेमिनार हॉल गवाह बना एक ऐसी दरिंदगी का जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हैवानों ने अपनी हवस की प्यास तो बुझाई और उस बेचारी निरीह डॉक्टर को पूरी बेरहमी से मौत के घाट भी उतार दिया। सुबह जब सेमिनार हॉल खोला तो उसकी दीवार का हर एक कोना उस दरिंदगी से सहमा हुआ था। आखिर वो लड़की अपनी अस्मत, अपनी जान बचाने के लिए किस किस तरफ नहीं दौड़ी होगी, लेकिन दरिंदे उसे दबोचते, नोचते, घसीटते रहे। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के मामले में हर दिन कुछ नया खुलासा हो रहा है। This to the world and we will get rid of Mamata Banerjee. Everybody has to wake up. The entire India has to wake up. Protests over Kolkata rape and murder continue. The IMA's nationwide strike for 24 hours begins today. Only emergency services are operational. Doctors demand safety and security. अगर हमारे खिलाफ किसी भी तरह का वर्बल या फिर कुछ अब्यूज होता है, सेक्सुअल या हरासमेंट, किसी भी तरह का कुछ भी होता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। आज एक बार फिर इंसानियत शर्मसार है, मानवता तड़फ रही है। शर्मसार है हम, शर्मसार है पूरा देश कि आखिर ये हम कहाँ गए। क्या यही सभ्य समाज है? क्या यही न्यू इंडिया है? क्या यही तरक्की है? अगर हाँ, तो हमें नहीं चाहिए ऐसा सभ्य समाज, हमें नहीं चाहिए ऐसा न्यू इंडिया, हमें नहीं चाहिए ऐसी तरक्की। पूरे समाज में उबाल है, घिनौनी सोच के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। यकीन मानिए, ये सब कहते हुए हमारे अंदर भी चिंगारी फूट रही है। उस रात सेमिनार हॉल में जो कुछ भी हुआ वो सोच करके ही मन सिहर उठता है। लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ना जरूरी है, जरूरी है हैवानों के खिलाफ पूरे दमखम से खड़े होना, और जरूरी है उन्हें सजा दिलाना। दिसंबर 16, 2012, ये तारीख शायद आपको याद नहीं होगी। चलिए आपको याद दिला देते हैं। सर्दी की रात थी, दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक बस दिल्ली की सड़कों पर घूम रही थी। उस बस में 23 साल की एक लड़की के साथ हैवानियत का वो खेल खेला गया जिसने उस रात सभ्य समाज के चीथड़े उड़ा करके रख दिए थे। निर्भया केस तो आप सबको जरूर याद होगा, तब भी बहुत बवाल हुआ था, हर तरफ गुस्सा था, लोग सड़कों पर उतरे थे, कैंडल मार्च निकला, विरोध प्रदर्शन हुए, नए नियम कानून बने। 11 साल बीत गए, लेकिन क्या बदला? दावे कितने ही किए जाएं, लेकिन यकीन मानिए कुछ भी नहीं बदला है। तभी तो इतने सालों बाद हम निर्भया जैसे एक और केस की बात कर रहे हैं। अब बात आंकड़ों की। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2012 में पूरे भारत में 25,000 से भी ज्यादा रेप केसेस दर्ज किए गए थे। साल 2016 तक आते आते आंकड़ा बढ़ करके 39,000 से भी ज्यादा पहुंच गए। 2022 में आंकड़ा 31,000 था। खास बात यह है कि 2012 में निर्भया केस के बाद बहुत कुछ बदलने की कवायद की गई थी, कानून में संशोधन हुए, सजा बढ़ाई गई, लेकिन आंकड़े साबित करते हैं कि हकीकत में कुछ भी नहीं बदला, ना तो लोगों की सोच और ना ही सिस्टम। आंकड़े गवाह हैं कि नए लोगों में नए कानून या सजा को लेकर खौफ तो नहीं बढ़ा, रेप के मामले जरूर बढ़ गए। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सरकारी आंकड़े हैं, असल आंकड़े इससे भी कई गुना ज्यादा ही होंगे। महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार जैसे तमाम मामले कभी दुनिया के सामने आ ही नहीं पाते। कहीं शर्म आड़े आती है, कहीं संकोच, कहीं गरीबी वजह बनती है, कहीं पर सोच और कहीं पर हमारा ये सिस्टम। हर मामले की तरह इसका भी राजनीतिकरण हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप चरम पर है। कभी कभी तो लगता है कि इन राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य न्याय दिलाना नहीं बल्कि अपनी राजनीति को चमकाना है। हद तो तब हो गई जब सूबे की मुखिया ममता बनर्जी खुद विरोध प्रदर्शन में शामिल होती हैं, जिसमें आरोपियों को फांसी देने की मांग की जाती है। लेकिन शायद वो भूल गई कि वो घटना कहीं और की नहीं, उनके ही राज्य में हुई है। क्या ये वो मानती हैं कि उनके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है? क्या उन्हें इस बात का अफसोस है कि उनके रहते हुए उनके सूबे में एक बेटी की इस दरिंदगी के साथ हत्या कर दी गई? कम से कम उनके बयानों से तो ऐसा नहीं लगता। तभी तो उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो उपद्रव हुआ उसके लिए सीधे बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। सोचिए, जिस शासन प्रशासन को 7,000 की भीड़ की एक जगह इकट्ठा होने का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ, उसके मुखिया ने इतनी मुस्तैदी के साथ इस साजिश में शामिल लोगों का
पता भी लगा लिया। इस सोच पर तरस खाया जाए या अफसोस किया जाए, ऐसे बयान ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि ममता सरकार इस मामले को लेकर के कितनी गंभीर है। इसके जवाब में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक पोस्ट में लिखा है कि ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के गुंडों को कॉलेज में उपद्रव करने के लिए भेजा था। जब राहुल गांधी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो ममता दीदी ने पूरी बेशर्मी से उन्हें कांग्रेस शासित राज्यों पर ध्यान देने को कहा। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री अपराधी को भगवान से डरने की बात कहता है, तो दूसरी तरफ सूबे की मुखिया अपराधी को फांसी की सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन का नेतृत्व करती है। सब चाहते हैं कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले, लेकिन इसके बावजूद जांच खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जो कुछ भी हो रहा है उसमें शोर ज्यादा और गंभीरता कम ही दिखती है। इस पूरे मामले में अस्पताल और पुलिस प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में है। बात सबसे पहले अस्पताल प्रशासन की। खबरों की माने तो अस्पताल प्रशासन की तरफ से पीड़िता के परिवार को फोन किया गया, जिसमें उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। हैरानी तो इस बात की है, जब परिवार बेटी को देखने के लिए पहुंचा तो उन्हें 3 घंटे तक अपनी बेटी से मिलने तक नहीं दिया गया। बेटी के माँ बाप अस्पताल प्रशासन के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने एक माँ बाप को अपनी बेटी को देखने तक नहीं दिया? और जब माँ बाप ने अपनी बेटी को देखा तो उनका कलेजा कांप उठा। अपनी बेटी की ऐसी हालत ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। हमें ये बोलते हुए शर्म आ रही है कि इस डॉक्टर के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। क्या अस्पताल प्रशासन इतना निकम्मा, इतना नकारा और इतना निर्लज्ज था कि उस बेटी के बदन को ढकने के लिए एक कपड़े के टुकड़े तक का इंतजाम नहीं कर सका? ये अस्पताल प्रशासन के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। आखिर इतने घंटों तक अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था? और जब बात न्याय दिलाने की आई तो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने इस्तीफा देकर के अपने हाथ झाड़ ली, लेकिन शायद राज्य सरकार को ये पसंद नहीं आया। हो सकता है कि उस राज्य में डॉक्टर संदीप घोष जैसा टैलेंटेड डॉक्टर कोई दूसरा ना हो। तभी तो राज्य सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए डॉक्टर घोष को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया। डॉक्टर की मौत के बाद अचानक अस्पताल प्रशासन को याद आया कि घटनास्थल के आसपास वाली जगह पर कुछ काम भी कराना था, इसलिए प्रशासन ने तत्काल सेमिनार हॉल के आसपास तोड़फोड़ करवा दी। इससे ज्यादा संवेदनशीलता की उम्मीद भला क्या ही की जा सकती है। कोलकाता पुलिस प्रशासन को तो उनकी बहादुरी के लिए 21 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए। जिस तरह से आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में विरोध प्रदर्शन करे डॉक्टरों पर 7-8 हजार की भीड़ ने जानलेवा हमला किया, कॉलेज के अंदर घुसकर के तोड़फोड़ की, कोलकाता पुलिस की बेहतर सक्रियता का उदाहरण हो ही नहीं सकता। ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस वालों ने इधर उधर भाग करके अपनी जान बचाई, वरना परिणाम और भी गंभीर हो सकते थे। कोलकाता पुलिस पर कोलकाता हाईकोर्ट की टिप्पणी पर गौर फरमाने लायक है कि जो पुलिस अपनी रक्षा नहीं कर पा रही वो दूसरों की रक्षा भला क्या ही करेगी। सोचिए, 7-8 हजार की भीड़ एक जगह इकट्ठा हो जाती है और पुलिस को कोई खबर ही नहीं होती है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा किरकिरी पुलिस महकमे की हो रही है। इस बात की पूरी आशंका है कि पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच करने के बजाय लीपापोती करने पर ज्यादा ध्यान दिया है। सेमिनार हॉल को सील न किया जाना, वहां पर तोड़फोड़ होने देना और हजारों लोगों का घटनास्थल तक घुस जाना इस बात का सबूत है कि सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की गई है और पुलिस इसे रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। जब तक जांच सीबीआई के हाथों में पहुंची तब तक किस हद तक लीपापोती की जा चुकी होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि ये सब कोशिशें यूं ही तो नहीं हुई होंगी। जरूर इसका मकसद कुछ लोगों को बचाना होगा, लेकिन अफसोस कोलकाता पुलिस अभी तक उपद्रव मचाने वाले उन उपद्रवियों तक भी नहीं पहुंच सकी है। अगर सबूतों से छेड़छाड़ पहले की जा चुकी है तो इस बात की गुंजाइश जरूर बनती है कि सीबीआई कहीं खाली हाथ न रह जाए। इससे बड़ी विडंबना क्या ही होगी कि सूबे की मुखिया खुद धरना प्रदर्शन कर रही है और वो भी उस अपराध के लिए जो उनके ही सूबे में हुआ है, जिसमें ममता बनर्जी का ध्यान अपने राज्य की उस कानून व्यवस्था को सुधारने में होना चाहिए जिसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं, जिसमें ममता बनर्जी का ध्यान जनता के उस भरोसे को दोबारा से कायम करने पर होना चाहिए जिसके पर खच्चे उड़ चुके हैं। अफसोस उस समय वो धरना प्रदर्शन करने में व्यस्त है। आज विडंबना है कि जनता से लेकर सरकार तक धरना प्रदर्शन करने में व्यस्त है। दिल्ली गैंग ने पीड़िता निर्भया की मां ने साफ साफ ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ममता इस स्थिति को संभालने में नाकाम रही है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। समाज के तौर पर भी विचार करने की जरूरत है। आखिर ऐसे जघन्य अपराध करने वालों की मानसिकता भला क्या होती होगी? इसमें कोई दो राय नहीं कि समाज से नैतिकता का लगातार पतन होता जा रहा है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं मोबाइल और टीवी पर मौजूद ऐसे कंटेंट जो लोगों के दिमाग को खोखला कर रहे हैं। वो कंटेंट जो महिला को उपभोग की वस्तु की तरह परोस रहे हैं। पहले ये काम अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म पर हुआ करता था, लेकिन अब तो हर सोशल मीडिया साइट्स पर ऐसे कंटेंट मौजूद हैं। सरकार चाहे जितना दावा कर ले, लेकिन ऐसे कंटेंट पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। जब व्यक्ति लगातार ऐसे कंटेंट देखेगा तो उसका दिमाग दूषित होगा और फिर वो इस तरह के अपराधों को अंजाम देगा। अभी तक इस केस में जिसे मुख्य आरोपी माना जा रहा है वो भी मोबाइल फोन पर एडल्ट कंटेंट देखने का आदी था। उसके फोन में तमाम ऐसे वीडियोस भी मिले हैं। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे भी पोस्ट वायरल हुए हैं जिसमें कुछ लोगों ने पीड़िता को लेकर के बेहद भद्दे कमेंट किए हैं। ऐसे कमेंट जिन्हें ना तो हम आपको सुना सकते हैं और ना ही दिखा सकते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता पर घिन आती है। असल में ऐसे लोग समाज के नाम पर काला धब्बा है। इन लोगों को अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। फिलहाल देश में जिस तरह का उबाल है, कुछ ऐसा ही उबाल 2012 में भी आया था, लेकिन बदलाव क्या हुआ ये इस घटना से स्पष्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ सकारात्मक होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ ऐसा होगा जिससे इस देश में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें, क्योंकि समाज को उस सब घराने का कोई हक नहीं जिसमें महिलाएं सुरक्षित ना हो।